ये क्या हो रहा है? वहशीपन के इंतहा, बच्ची से रेप की कोशिश, काट दी बच्ची की जीभ। ये क्या हो रहा है? पटना में गंगा क्यों हो गई लाल? गंगा में मिल रही है किसकी लाश? क्या ये भगदड़ में मरने वालों के शव हैं? क्यों रो रहा है जम्मू कश्मीर? क्यों फैली हुई है दहशत? और शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से। पटना में दशहरे के दिन हुए हादसे का दर्द नई नई शक्ल में सामने आ रहा है। पटना की जिंदगी का हिस्सा गंगा नदी भी इस दर्द का हिस्सा बन गई। इस नदी में समाये हुए हैं हादसे के कई राज। ये रह रहकर शव बनकर नदी की सतह पर आ रहे हैं। अब तक नदी से 6 शव निकाले जा चुके हैं। गांधी मैदान हादसे में कितनी जानें गईं? सरकार का कहना है 33। फिर गंगा में किसके मिल रहे हैं शव? पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच से सटे गंगा नदी के अदालतगंज घाट से शव बरामद हो रहे हैं। 2 दिन में 6 शव बरामद हुए। यानी साफ है कि दशहरे के दिन भगदड़ में मरने वालों की फाइनल लिस्ट पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गंगा में मिले ये शव यहाँ कैसे और कहां से आए, इस बारे में प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ कितनी लाश मिली थी और किस स्थिति में थी? 2 लाश यहाँ मिले, 1 लाश बगल वाले घाट में मिला है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चे का था, एक वहाँ पर बड़ा सा आदमी का था। ऐसे पहले भी लाशें मिलती थी या पहली बार ऐसा हुआ है? पहले कभी नहीं मिलता था। पीएमसीएच की दूरी यहाँ से कितनी दूर है? बस ये एक दीवार की दूरी है यहाँ से। भगदड़ के बाद लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। पीएमसीएच के अंदर भी लोगों को शिनाख्त के लिए इजाजत मिलने में करीब 10 घंटे का वक्त लगा, लेकिन जिनके परिजन गायब थे उनका जवाब भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। गंगा में या फिर इसके किनारे पर मिले शव प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये शव यहाँ कैसे आए। इस बीच हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए निकले बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी को जब मीडिया के लोगों ने घेरा तो वो नाराज हो गए। अगर चाहते हैं कि इंक्वायरी हो तो रास्ता दे दीजिए। सारे कैमरे में रिकॉर्ड कर ले, रास्ता नहीं दिया गया, मैं वापस जा रहा हूँ। जाने दीजिए ना भाई आप लोग। हादसे में अपनों को खोने वाले जांच कमेटी को अपनी शिकायत सुनाने पहुंचे। इनमें छोटे बच्चे भी थे। हादसे के लिए इन्होंने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। 24 घंटे बाद मिला, वो वहाँ जिंदा थी। उसको लाद के ले गया उठा के, जब उसको वहाँ से उठा के ले गया कहाँ रखा गया, पूरे पीएमसीएच में कहीं नहीं मिली थी वो। जब मीडिया का दबाव पड़ा, प्रशासन का दबाव पड़ा, तो 24 घंटे बाद बताया गया कि एक बिना पहचान का लाश वहाँ पीएमसीएच में रखा हुआ है। पोस्टमार्टम में देख लीजिए आप लोग जाकर। राज्य के गृह सचिव और एडीजी ने कहा है कि सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन पहले घायलों और मृतकों के परिजनों को, इसके बाद अधिकारियों का बयान लिया जाएगा। दशहरा के दिन गांधी मैदान में हुई भगदड़ के मौत का सरकारी आंकड़ा तो 34 बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद गंगा किनारे लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक 6 लाशें बरामद हो चुकी हैं। देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले की लिपापोती करता है या फिर इनके परिजनों को सही वक्त पर इनकी लाशों को देकर और उनको भी मुआवजा का मरहम लगाता है। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ शिशिर चौबे, भास्कर न्यूज, पटना। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगरा से आई है ये खबर। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश और नाकाम रहने पर वहशी ने मासूम की जीभ काट दी। आरोपों के मुताबिक ये वहशी खुद बच्ची का मामा है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात। आगरा में इंसानियत हुई शर्मसार।
7 साल की मासूम से रेप की कोशिश। आरोपी ने बच्ची की जीभ काटी। रिश्ते में बच्ची का मामा है आरोपी। हम आपको पिता की बाहों में सिमटी इस नन्ही सी जान को नहीं दिखा सकते। इसका पूरा मुंह सूजा हुआ है। इस बच्ची की जीभ इसके मामा ने ही काट ली है। यह दिल दहलाने वाला वाकया आगरे में नाई की मंडी इलाके के सुंदर पाड़ा का है। यहां मामा का वहशी रूप देखने को मिला। बहन के घर आए दूर के रिश्ते के मामा ने भांजी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। शराब के नशे में चूर वहशी मामा जब रेप करने में असफल रहा तो भांजी की जीभ को दांतों से काट लिया। मुझे क्या पता थी, चप्पल मेरे से मांगी उसने कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी छुपा रहा हूँ मेरे से, इस वजह से भागा वो। तो फिर मैं अंदर देखा जाके मैं कि ब्लड इसने हो सकता है पंटी वंटी की हो ब्लड की। तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बच्ची अंदर पड़ी हुई थी। फिर इनको जगाया मैंने, तो उसकी देखा, उसको उठा के लाए बाहर। उसकी जुबान में से खून ही खून निकल आता अंदर, एकदम खून, घर पे भी खून पड़ा हुआ था अंदर कोठरी में। अच्छा वाला गया है मेरी बेटी के यहाँ, माँ खाना खाया है और फिर हो गई बहन जी यहीं सो जाऊँ, बस्ती का लड़का है तो वहीं सोएगा है, तो दामादी भी सोएगा है, लड़की भी सो गई है और बाकी बगल में से लड़की उठा के नहीं जले, बाकी जीभ काट देगी। जन क्या कर रहा है। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजनों ने इमरजेंसी में भर्ती कराया। बेटी की रोने की आवाज सुनकर जागे पिता को जब तक कुछ समझ में आता तब तक आरोपी मामा फरार हो चुका था। लेकिन इस घिनौनी हरकत का आरोपी पुलिस से ज्यादा देर तक नहीं बच सका। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। ये एक 7 वर्षीय बालिका है, उसके साथ ये दुष्कर्म का प्रयास हुआ था और उसकी जीभ है, उसके टिप्स काट लिए थे। उसका समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुलजिम की हम लोग 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लिए हैं। आरोप भयानक है। सही साबित होने पर आरोपी को सजा भी ऐसी ही खौफनाक मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने अखिलेश सरकार से आगरा की इस भयावह घटना पर जवाब मांगा है। इस घटना को लेकर एक बार फिर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस घटना को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। परवेज सागर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस खबर के बाद अब खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कोई दिन ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान सीज फायर न तोड़ा हो। इस गोलाबारी में अब तक 9 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं, करीब 100 लोग घायल हुए हैं। ये भगदड़ मची है भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद अर्निया इलाके में, जहां पर पाकिस्तान रुक रुक कर गोलीबारी कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। लोग इसी तरह भागकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। बावजूद लोगों के टूटे मकान और मोर्टार के ये गोले गवाह हैं कि पाकिस्तान की ओर से कितना बड़ा हमला किया जा रहा है। बीते और पाकिस्तान की तरफ से अर्निया सेक्टर में की गई गोलाबारी में एक शख्स का जो मकान था वो पूरी तरह तबाह हो गया। मैं इस वक्त उस मकान में खड़ा हूँ और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। अगर इस तरह आप देखें तो ये इस मकान की सीढ़ियाँ थी, ये सामने इसका दरवाजा था और सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ जो है ये पूरी तरह से टूट चुकी हैं क्योंकि जो शेल था वो सीधा ऊपर आके फटा, जिस वजह से ये सीढ़ियाँ जो थी ये पूरी तरह से बरबरा कर गिर गई। कभी इन गलियों में, सड़कों पर लोगों का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज घरों में ताले और दुकानों के शटर बंद हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग पिछले 1.5 महीने से इसी तरह से परेशान हैं। खौफ की बात है, सामने तो 1.5 महीना हुआ है रात को सोए हुए, हमारे बच्चे भी नुकसान हुए, हमारी औरतें भी नुकसान हुई, हमारे माल मवेशी भी नुकसान हुआ और बहुत ही दहशत है, बहुत ज्यादा दहशत है। रोज रोज की गोलीबारी से तंग आकर यहाँ रहने वाले परेशान लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब 2-2 हाथ हो ही जाए। डील यही है कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, हमारा रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। जी हम लोग तो इतने परेशान हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाए, बच्चे फायर सुनते हैं, रोते हैं, डरते हैं। महीने की शुरुआत से पाकिस्तान कई बार सीज फायर तोड़ चुका है,
बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान एलओसी पर 9 बार और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 8, पुंछ में 7 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इसके अलावा जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर में 8 बार और कश्मीर के गुलबर्ग सेक्टर में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। 1 अक्टूबर से कब टूटा सीज फायर? एलओसी पर 9 और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 8 बार, पुंछ में एलओसी पर 7 बार, जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 8 बार, कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में 2 बार। जम्मू प्रशासन के मुताबिक बीती रात से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आर्निया, आरिसपुरा, परगवाल, गंजानसू और कनाचक पट्टी में 20 से 25 सीमावर्ती इलाकों पर पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए और भारी गोलीबारी की गई। अब तक करीब 1000 से अधिक लोगों को शिविरों में ले जाया जा चुका है। तो इस वक्त ये अरनिया टाउन है और पूरा टाउन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सभी घरों में इस वक्त ताले जड़े हुए हैं और बड़ी ही मुश्किल से 2-4 लोग हमें यहाँ पर मिले जिन्होंने हमें यहाँ के हालात सुनाए और खासकर एक घर जो यहाँ पर तबाह हुआ है उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि रात भर किस तरह की फायरिंग पाकिस्तान ने की है। तो अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर रहना अब सुरक्षित नहीं है। विशाल शर्मा, भास्कर न्यूज, इंटरनेशनल बॉर्डर, अरनिया। तो पाकिस्तान है कि मानता नहीं। बार बार भारत की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभी भी सरहद पर हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। पल पल की अपडेट इस पूरे मामले पर आगे भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक ऐसी खबर लेते हैं जो इस बात की पोल खोलती है कि हमारे सरकारी महकमों में आखिर काम किस अंदाज में किया जा रहा है। टॉयलेट पेपर नहीं भेजा तो ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। आप चौंक गए होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा ही हुआ है। यह मामला है रेलवे का, जिसके एक बड़े अधिकारी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पर आरोप लगाया है कि टॉयलेट पेपर चेयरमैन के घर न पहुंचाने की वजह से उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। क्या रेलवे में काम करने वाले अधिकारी तक सिस्टम के सताए हुए हैं? ये सवाल एक शिकायत से उठा है जो सीधे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फरियादी कोई कर्मचारी नहीं बल्कि बड़ा अधिकारी है। रेलवे के नॉर्दर्न जोन में तैनात सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन अजय सिंह का आरोप है कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन के घर टॉयलेट पेपर नहीं भिजवाया और उनकी पत्नी से नहीं मिले तो उन्हें परेशान करने के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। उनके पद पर किसी दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग कर दी गई। निदेशक स्तर के इस अधिकारी ने शिकायत भेजी है कि 9 अगस्त को रेलवे बोर्ड चेयरमैन के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने अजय सिंह को फोन कर कहा कि सीआरबी सर के बच्चे आए हुए हैं और घर पर टॉयलेट पेपर रोल खत्म हो गया है, भिजवा दीजिए। अजय सिंह ने टॉयलेट पेपर रोल भिजवाने से इनकार कर दिया तो तुरंत ही चेयरमैन की पत्नी का फोन आया जिसमें उन्होंने सवाल किया कि आप टॉयलेट पेपर क्यों नहीं भेजेंगे। अजय सिंह के एक बार फिर मना करने पर सीआरबी की पत्नी ने कहा कि वो चीफ मैकेनिकल इंजीनियर से बात करेंगी। अजय सिंह ने अपने बॉस चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ए.के. पुठिया को घटना की जानकारी दी। पुठिया ने बात खत्म करने की गरज से कहा कि टॉयलेट पेपर रोल बंगले पर भिजवा दो, लेकिन अजय सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर पुठिया ने कहा कि लखनऊ में हैं, लौटकर सोमवार को बात करेंगे। सोमवार को अजय सिंह पुठिया से मिलने पहुंचे। पुठिया ने कहा कि मैडम ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम्हें मैडम को ना नहीं कहना चाहिए था, जाओ मैडम से मिल लो। लेकिन अजय सिंह सीआरबी मैडम से मिलने नहीं गए। इसके बाद 26 अगस्त को अजय सिंह को 5 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और इसी बीच 12 सितंबर को अजय सिंह की पोस्ट पर एसएस अहलूवालिया की नियुक्ति कर दी गई। ये पहली बार नहीं है जब चेयरमैन विवादों में आए हों। 2011 में अरुणेंद्र कुमार के बंगले में काम करने वाले खगासी गोकुल सिंह ने अपने साथ अमानवीय बर्ताव की शिकायत डीआरएम ऑफिस में की थी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और उनकी पत्नी के खिलाफ ही वैसी शिकायतें हैं जिनके दस्तावेज भास्कर न्यूज के पास हैं। वहीं इस मसले पर अरुणेंद्र कुमार ने आरोपों से साफ इनकार किया है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। रेलवे में किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए मजबूत आधार होता है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। इस सवाल जवाब से साफ है कि रेलवे में सिस्टम में समस्या तो है, ना होती तो ये बातें सामने ना आती। रेलवे की दुर्दशा अगर सिर्फ सुनने और बताने से सॉल्व हो जाती तो फिर क्या बात थी, बल्कि ये देखने और समझने की चीज है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने सीआरबी पे ये आरोप लगाया कि टॉयलेट पेपर घर पे नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से उन्हें टॉर्चर कर ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सीआरबी का ये कहना
कि सिर्फ एक प्रोसीजर होता है किसी भी अधिकारी को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए, तो फिर ये आरोप निराधार है। तो आखिर में ये कौन बताएगा कि इंडियन रेलवे के अच्छे दिन कब और कैसे आएंगे? रोहित मिश्रा, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। अम्मा यानी जयललिता अभी जेल में ही रहेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जयललिता को बेल दे दी जाए। भ्रष्टाचार के आरोप में वो 27 सितंबर से बेंगलुरु की एक जेल में बंद है। ये जश्न है चेन्नई में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के घर के बाहर का, जहां पर उनके समर्थक अम्मा को जमानत मिलने की खबर के साथ ही जुटने शुरू हुए और फिर शुरू हुआ आतिशबाजी और मिठाइयां बांटने का दौर। जमानत को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर नजर लगाए तमिलनाडु के लोगों को सुबह से ही अच्छी खबर पाने का इंतजार था। दोपहर बाद ऐसी अफवाह फैली कि जयललिता को जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। लेकिन कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आई और ये पता चला कि कोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जो लोग पहले जश्न मना रहे थे वो मायूस हो गए और किनारे लगने लगे। जयललिता को जमानत नहीं देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सही बताया। उनके मुताबिक इस मामले में इतनी जल्दी जमानत की अपील का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया वो ठीक किया है, क्योंकि अभी कोई अपील नहीं है और अपील एडमिट हो जाएं और जजमेंट सस्पेंड हो जाएं तो फिर उनको बेल का मांगने के लिए कुछ एक गुंजाइश बनती है। आज तो कोई थी नहीं। इसके पहले दिन भर तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर जयललिता के समर्थन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्नाटक जेल से जयललिता की रिहाई की मांग को लेकर चेन्नई के कोयम्बेडु बाजार आज बंद रहे। इस दौरान यहां के 8000 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की और कई लोगों ने जयललिता के लिए अपना मुंडन भी किया। जयललिता की रिहाई को लेकर AIADMK ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर धमकी दी थी कि अगर जयललिता को जेल से रिहा नहीं किया गया तो वो तमिलनाडु में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोगों को बंदी बना लेंगे। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में अम्मा के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, तो राज्य के कई खिलाड़ियों ने धरना दिया। This signature campaign is to support Amma in her tough times. And we are going to show who are all participated in the signature campaign. That is all it is for. जयललिता के लिए सभी दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। उनकी उम्मीद अभी भी बाकी है। उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उनको करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार। भ्रष्टाचार मानव अधिकारों के उल्लंघन की तरह है। जयललिता को जमानत से इनकार करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को दोहराया है। अब जयललिता के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बाकी है, लेकिन देखना यही होगा कि पहले से ही भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अख्तियार कर चुके सुप्रीम कोर्ट से क्या जयललिता को तुरंत कोई राहत मिल पाती है। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रख्या सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो जयललिता के लिए तो मुश्किल भरे दिन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पूरी कवायद देखने को मिल रही है, इससे आम जनता का भरोसा न्यायपालिका में और ज्यादा मजबूत होगा। अब रुख करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। नरेंद्र मोदी ने बाल ठाकरे को याद किया, कहा रिश्ता था उनसे, शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इससे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सीधे मोदी पर ही धावा बोला है। कहा है कि मोदी और उनके मंत्री उस अफजल खान की सेना की तरह हैं जो महाराष्ट्र में शिवाजी से घमासान के लिए आई थी। बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शिवसेना पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन शिवसेना क्या कह रही है ये खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से सुनिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है वो कौन है। पहले मोदी प्रचार के लिए आए, फिर उनकी पूरी कैबिनेट महाराष्ट्र में वोट मांग रही है। वो अफजल खान की सेना की तरह है जो महाराष्ट्र को जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया बीजेपी विकास और तरक्की के नाम पर महाराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, लेकिन जनता उन्हें धूल चटा देगी।
वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना में भी उद्धव ने लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है, बीजेपी के लिए मोदी एक शीर्ष नेतृत्व हैं। ऐसे में उनका गांव-गांव घूमना उनकी शान को शोभा नहीं देता। लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा दूसरा कोई सिक्का नहीं होने की वजह से उसी सिक्के की खनक बीजेपी वाले पूरे राज्य में सुनाते घूम रहे हैं। कांग्रेसी शासन में जब इस तरह के चुनाव होते थे तब प्रचार सभा के दौरान वही बोलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टीका टिप्पणी होती थी। मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाने का एक भी मौका तब विरोधियों ने नहीं छोड़ा था। प्रधानमंत्री के पद की शान रखी जानी चाहिए। बीजेपी की नजर में मोदी न सिर्फ स्टार बल्कि सुपरस्टार प्रचारक हैं। मोदी के नाम की महानता यदि इतनी है तो वो राज्य में 25-30 जनसभा लेने की बजाय दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए एक निवेदन जारी कर देते तो भी चल गया होता। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया, कहा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित है, लिहाजा उद्धव ठाकरे ऐसा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वे इतने निराश है, उनको कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है उससे पूरी निराशा में वो गए हैं और इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं जिसका जवाब देना भी उचित नहीं है। शिवसेना बीजेपी की चुनावी जंग क्या रंग लाती है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतदान नजदीक है, लिहाजा हमले भी तेज हो गए हैं और चुनाव प्रचार दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। पीएमओ की साइट पर जारी किए गए ब्यौरे के मुताबिक रक्षा मंत्री अरुण जेटली के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने और शासन में पारदर्शिता की बात कर सत्ता में आई एनडीए सरकार ने सोमवार को एक अहम कदम आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। पीएम और उनके मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा पीएमओ की वेबसाइट पर मौजूद है। इस लिस्ट के मुताबिक मोदी सरकार में सबसे अमीर मंत्री केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली हैं, जबकि सबसे कम संपत्ति शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के पास है। प्रधानमंत्री कार्यालय की साइट पर जारी ब्यौरे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चल और अचल संपत्ति 1.25 करोड़ के आसपास है, जबकि अरुण जेटली के पास 72.10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं महिला और विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37.68 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल के पास 31.67 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के पास 29.70 करोड़ रुपए की संपत्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास 2 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास 2.73 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास हरियाणा के पलवल में कुछ कृषि भूमि है। कानून और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 14.91 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास 4.15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास 3.34 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पास 2.67 करोड़ रुपए हैं। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 2.47 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उमा भारती के पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए, आदिवासी मामलों में मंत्री जुवेल उरांव के पास 1 करोड़ 77 लाख रुपए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए और निर्मला सीतारमण के पास 1 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्ति है। पीएम मोदी समेत कुल 22 कैबिनेट मंत्रियों में 17 मंत्री करोड़पति हैं। वहीं ऐसे मंत्री भी हैं जो अभी लखपति हैं। इनमें सबसे अहम नाम केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का है, जिनके पास सबसे कम 20,45,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि कलराज मिश्रा के पास 72,11,000 रुपए है। जनरल वीके सिंह के पास 68.76 लाख रुपए, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पास 66.65 लाख रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार बनी तो सभी मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक कर दी जाएगी। जाहिर है ऐसे में घोषणा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखी जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह कदम वोट बटोरने में कामयाब भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जिस गुड गवर्नेंस की बात करते आए हैं उसके लिए पारदर्शिता भी काफी अहम है और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का एक कदम निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ प्रख्या सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली।
वैसे आमतौर से दौलत कम नहीं होती, बढ़ती ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला यहां भी कुछ अलग है। उनकी दौलत बीते 6 महीनों में 40 लाख रुपए कम हुई है। यह तीसरी बार है जब मोदी की संपत्ति में इतने कम वक्त में बड़ा उलटफेर देखा गया है। आपको दिखाते हैं कि मोदी की कौन सी फिक्र है जिसने उनकी संपत्ति को कम कर दिया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, कमाई का जरिया सरकारी तनख्वाह और अचल संपत्ति से होने वाली आय। लेकिन महज थोड़े ही दिनों में नरेंद्र मोदी की संपत्ति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। हम आपको दिखाते हैं मोदी के 3 अलग अलग डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन आया लोकसभा चुनाव के वक्त। वडोदरा सीट से नामांकन के पहले अप्रैल में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि उनके पास करीब 1 करोड़ 51 लाख की चल और अचल संपत्ति है। महज 15 दिन बाद मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। वाराणसी से नामांकन के वक्त दिए गए हलफनामे में मोदी ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ 66 लाख बताई, यानी वडोदरा से 14 लाख रुपए ज्यादा। हर किसी ने ये सवाल उठाया कि मोदी कौन सा जादू जानते हैं जिससे 14 दिन में 14 लाख का मुनाफा हुआ। संपत्ति पर उठे इस विवाद पर बीजेपी ने बाद में सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि मोदी की संपत्ति में जो 15 दिन में 14 लाख रुपए का इजाफा देखा गया है, वो दरअसल उन पैसों की वजह से है जो पार्टी ने इलेक्शन फंड के तौर पर उनके अकाउंट में जमा कराए हैं। और अब 6 महीने बाद मोदी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, लेकिन इस बार मोदी की संपत्ति घटकर 1 करोड़ 26 लाख हो गई है, जो मई के उनके डिक्लेरेशन से 40 लाख रुपए कम है। इसकी वजह है मोदी के 17 फिक्स डिपॉजिट, जो अब महज 11 रह गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने 40 लाख रुपया आखिर कहाँ खर्च किया। दरअसल ये पैसा प्रधानमंत्री ने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में दान किया है। बीते 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेविंग से कुल 37 लाख रुपए खर्च किए हैं और सूत्रों के मुताबिक इसमें से 23 लाख रुपया चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की बेटियों की शिक्षा के लिए दान दिया गया है। मोदी की संपत्ति भले ही कम हुई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पर्सनल स्टाफ रखने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी के साथ पर्सनल स्टाफ के तौर पर 64 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें 7 प्राइवेट सेक्रेटरी और 4 OSD शामिल हैं। मोदी के पास 9 PA और 16 पीयून है। इसके पहले मनमोहन सिंह के पास 11 कर्मचारियों का पर्सनल स्टाफ था। अटल बिहारी वाजपेयी के पास 12 लोगों का स्टाफ था, जबकि HD देवेगौड़ा के पास महज 2 लोग थे। रक्षा सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और आज इंडिया टुनाइट में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।